नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और उडेमी और यूट्यूब पर आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैं बिजनेस प्रोसेस और स्टेप्स के बीच हाई लेवल के अंतर के बारे में बात करने जा रहा हूं। हम सब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास हर एक खास प्रोक्योरमेंट के लिए अलग अलग वीडियो हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं 4 प्रमुख प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं कि किन परिस्थितियों में बिजनेस ऐसे खास प्रोक्योरमेंट के लिए जा सकता है या एक कंसल्टेंट के तौर पर आपको उनकी बिजनेस प्रोसेस की समझ के आधार पर सुझाव देने की जरूरत है। तो ज्यादातर मामलों में हम वही अपनाएंगे जो वे कर रहे हैं और कुछ मामलों में एक कंसल्टेंट के तौर पर हमें गाइड करने की जरूरत होगी क्योंकि जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया कि साथ हम उनके मौजूदा बिजनेस को ईआरपी दे रहे हैं, तो बिजनेस प्रैक्टिस और सारे बदलाव कई मामलों में नहीं होंगे। हम कुछ चीजें सुझा सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में बदलाव पूरी तरह से उनके ऑपरेशन पर निर्भर करता है। लेकिन हमें यह बताना होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बिजनेस ये चेक करेगा कि क्या इससे वाकई उनके लिए कोई फर्क पड़ेगा, क्या इससे उनके लिए किसी तरह का सुधार होगा। ठीक है, फिर व्यवसाय निर्णय लेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि हम जिस मुख्य खरीद के बारे में बात करते हैं, जब भी हम इसकी जांच करते हैं, तो सबसे पहले हम मानक खरीद देखेंगे। जो भी उनके पास चरण है, उसके बाद वे माल भेजेंगे। माल हमारे पास आएगा, फिर हम चालान की प्रति के आधार पर माल की रसीद पोस्ट करते हैं। चालान रसीद हो जाएगी। फिर भुगतान। भुगतान विक्रेता को भेजा जाएगा। यह सामान्य मानक खरीद है। आपको एक सामग्री की आवश्यकता है, आप ऑर्डर करते हैं और आपको वह मिल जाती है, और जीआर पूरा होने के बाद आप इसका उपयोग अपने लिए करेंगे, चाहे आप इसे बिक्री के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या विनिर्माण के लिए या किसी आंतरिक उपयोग के लिए। आप इसका उपयोग कैसे भी करें, उस सामग्री का उपयोग अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। आइए इस प्रक्रिया की तुलना उपठेके से करते हैं। आपको संदेह हो सकता है कि किसी कंपनी को उपठेके पर खरीद क्यों करनी चाहिए, लेकिन मानक नहीं। निश्चित रूप से सब कुछ लाभ के व्यवसाय के साथ होगा। कंपनी उपठेकेदार जो मुख्य रूप से आपकी असेंबली या थोड़ा विनिर्माण कर रहा है, जो भी वह कर रहा है, और आपके पास एक विक्रेता भी है जिसे आप सीधे अपने विक्रेता से प्रदान करने के लिए कह सकते हैं, या से बेहतर कंपनी विक्रेता और उपठेकेदार कहें जो मुख्य रूप से असेंबली गतिविधि और सब कुछ कर रहा है। तो
यहाँ एक कंपनी को उपठेके पर किस लाभ के लिए जाना चाहिए? उदाहरण के लिए आप एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं। आइए एक कंप्यूटर लेते हैं। आप यहाँ के लिए एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं। आप सीपीयू और सब कुछ के साथ कंप्यूटर खरीद रहे हैं। आप इसे 80,000 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक है, हर बार लाभ नहीं मिल सकता है, तो कंपनी सीधे खरीद सकती है। कभी कभी लाभ मिल भी जाता है, लेकिन प्रयास अधिक होते हैं, लाभ कम होता है और उपठेके पर काम करने के लिए प्रयास अधिक होते हैं, तो कंपनी मानक खरीद को छोड़ सकती है। यहाँ क्या होता है कि कंपनी पार्ट्स का ऑर्डर देगी। ठीक है, सबसे पहले विक्रेता को पीओ बनाया जाएगा। वे कुछ खास तरह के सीपीयू या थॉक माउस और भारी कीबोर्ड खरीदते हैं और वे सब खरीदते हैं। पीओ होगा, हम स्पेयर पार्ट्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें असेंबल कर सकते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स और वे सभी स्पेयर पार्ट्स पीओ खरीदते हैं, फिर वे केवल कंपनी को चालान भेजते हैं, लेकिन स्पेयर पार्ट्स सीधे उपठेकेदार को भेजे जाते हैं। उपठेकेदार को सभी स्पेयर पार्ट्स या अन्य आइटम और सब कुछ मिल जाता है, तो भौतिक रूप से यह यहाँ जाएगा, लेकिन केवल प्रत्यक्ष चालान आएगा। तो स्पेयर पार्ट्स लिस्टिंग के आधार पर आप एजीआर और आईआर और भुगतान करते हैं। इस स्पेयर पार्ट्स के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपको यहाँ 80,000 मिले हैं स्पेयर पार्ट्स के लिए और आपको 50,000 रुपये मिल सकते हैं। अब आप एक अलग पीओ बनाते हैं। आइए अलग अलग रंगों से समझाते हैं। हाँ, अब आप एक अलग पीओ बनाते हैं। यह सही है। आप एक अलग पीओ बनाएंगे। सबकॉन पीओ। यह सबकॉन पीओ सब कॉन्ट्रैक्टर को भेजा जाएगा। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर असेंबल करेगा। वह असेंबल करेगा और फाइनल कंप्यूटर बनाएगा। ठीक है, फाइनल कंप्यूटर उसने बनाया। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा और फिर माल कंपनी को भेजेगा। ठीक है, फाइनल माल सब कॉन्ट्रैक्टर से आ रहा है। आप क्या करेंगे? आप जीआर करेंगे और फिर आईआर करेंगे। वह माल भेजेगा और साथ ही वह हर असेंबल के लिए इनवॉइस भी भेजेगा। वह 10,000 रुपये चार्ज करेगा। हो सकता है कि वह किसी खास तरह की केबल या कुछ और जोड़ रहा हो, तो कुल मिलाकर वह 10,000 रुपये, 50,000 रुपये और 10,000 रुपये लगाएगा। और इस विक्रेता के साथ वह सीधे उपठेकेदार है जो पहले से ही चार्ज कर रहा है, जिसमें माल भाड़ा सब कुछ शामिल है, मान लेते हैं। और यहाँ भी उड़ान सहित सब कुछ 10,000 रुपये और जीआर और आईआर आपको उसी तरह प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी प्राप्त हो रहा है और यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ 10,000 रुपये का आईआर है। तो कुल उत्पाद लागत यहाँ है, कंप्यूटर लागत है। मान लेते हैं कि मैंने सभी तले हुए शुल्कों को शामिल किया है। 60,000 रुपये ठीक है। शायद 2 पीओएस बना रहे हैं और 2 विक्रेताओं के साथ समन्वय कर रहे हैं और सभी हो सकता है कि आपके पास कुछ अतिरिक्त लागत के लिए आपके जनशक्ति के कुछ 3,000 रुपये हो। कुल 63,000 रुपये, तो 17,000 का लाभ। ठीक है, 17,000 का लाभ। और साथ ही आपका टर्नओवर भी बढ़ रहा है क्योंकि आप वेंडर के साथ काम कर रहे हैं और 15,000 से 50,000 रुपये का बिजनेस कर रहे हैं और किसी तरह का डिस्काउंट या अन्य चीजें हो सकती हैं। आप शिपिंग कॉस्ट और बाकी सब बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ आप सीधे 80,000 रुपये में खरीद रहे हैं। कुछ मामलों में यहाँ कौन सा बिजनेस करेगा? लगभग वे 63,000 खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक वेंडर मिल गया है जो शायद 70 या 68,000 रुपये में यह मटेरियल उपलब्ध करा रहा है। अगर आपको लगता है कि 5,000 रुपये कोई बड़ा अंतर नहीं है, तो कंपनियां स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट के लिए जाने का फैसला कर सकती हैं। ठीक
ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिनसे कोई कंपनी तय कर सकती है कि यह संबंधित प्रक्रिया कोई प्रभाव डाल रही है या नहीं। ठीक है, तो अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गई है। अब हम इस प्रक्रिया की तुलना कंसाइनमेंट प्रक्रिया से करने जा रहे हैं। कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट। कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट। तो जब सहमति खरीद की बात आती है, तो हमें यह देखना होगा कि किस तरह के व्यवसाय इसके लिए जा सकते हैं और इससे क्या लाभ होने जा रहा है। ठीक है, तो हम इसकी जांच करेंगे। यदि आप हमारे विस्तृत सहमति खरीद वीडियो या विस्तृत उप अनुबंध को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रत्येक प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से अंतर के बारे में बात कर रहे हैं और कोई यह समझ सकता है कि किसी कंपनी को क्यों चुनना चाहिए। यह उपलब्ध प्रक्रियाओं के बारे में नहीं है कि उन्हें इसका उपयोग किस तरह करना है, इसलिए उन्हें सभी लाभों की तुलना करने और निर्णय लेने की आवश्यकता है। ठीक है, चिंता के मामले में आइए समझते हैं कि वास्तव में क्या होगा। तो यहाँ केवल दो पक्ष होंगे, कंपनी और विक्रेता। केवल दो पक्ष हैं। कंपनी एक पीओ बनाएगी और पीओ विक्रेता को भेजा जाएगा। विक्रेता अपने एसओ को सभी अवधारणाओं को शिपिंग करेगा और वह माल भेजेगा, फिर हम जीआर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम तुरंत ऐसा नहीं करते हैं, जो यहाँ महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपने 100 पीस ऑर्डर किए हैं, तो आपको 100 पीस प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपने भुगतान नहीं किया है और फिर आप उपभोग करते हैं। मैं इसे सीधे उपभोग के रूप में परिवर्तित करूंगा, केवल 10 पीस के 2.1 के 201 उपभोग के साथ उपभोग करूंगा। फिर आप इनवॉइस सेटलमेंट करते हैं। हम इसे इनवॉइस सेटलमेंट कहते हैं, जो हम एमआरओ के साथ करते हैं। तो इनवॉइस सेटलमेंट और फिर भुगतान। तो यहाँ आप किस लाभ की उम्मीद कर सकते हैं? मैं जो भी उपयोग कर रहा हूँ, उसके लिए ही मैं भुगतान कर रहा हूँ। ये शायद धीमी गति से चलने वाले उत्पाद हैं या आपकी कोई विशिष्ट आवश्यकता है, लेकिन उस स्थिति में आपके पास एक विक्रेता है जो आपसे सहमत है कि आपको कोई भुगतान नहीं करना है। आप इसे अपनी कंपनी के परिसर में रख सकते हैं और जब भी आप इसका उपयोग करें और मुझे इनवॉइस भेजें ताकि मैं उसके उपयोग के आधार पर आपको इनवॉइस भेजूं या आप भुगतान कर सकें। तो यहाँ क्या हुआ? विक्रेता के लिए क्या चुनौतियां हैं? उसे एक व्यवसाय मिल रहा है, एक कंपनी जो 100 पीस खरीद रही है। ठीक है, उसके पास कुछ निश्चित ग्राहक हैं जो 100 पीस खरीदेंगे ताकि उसका उत्पादन और टर्नओवर बढ़े, और उसके पास उत्पाद बेचने के लिए कुछ निश्चित ग्राहक हैं ताकि वह अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए तदनुसार योजना बना सके। यहाँ विक्रेता के लिए चुनौती यह है कि वह 100 पीस दे रहा है लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए आर्थिक रूप से उसे बहुत अधिक निवेश करना होगा क्योंकि ग्राहक आइटम ले रहे हैं। 100 पीस 100 पीस। आपके पास कुछ 20 ग्राहक हैं, आज आप 20,000 पीस बेच रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपकी वित्तीय स्थिरता क्या है? और इस 20,000 पीस से संबंधित राशि का ध्यान रखने के लिए आपके पास क्या वित्तीय बैकअप है? क्या आप इसका सामना करने की स्थिति में हैं? विक्रेता आपको हर महीने दे सकता है। मान लीजिए कि 20 ग्राहक हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 20 ग्राहक हैं। उन्होंने 20 को 100 पीस में बदल दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि 2000 पीस हैं। 20 ग्राहक, 100 पीस, 2000 पीस। लेकिन हर महीने 2000 पीस के लिए वह शायद 2 मिलियन रुपए खर्च करेगा, लेकिन हर महीने उसे शायद हर एक पीस के लिए 20 पीस मिलेंगे, फिर उसे 400 पीस मिलेंगे। 400 पीस, जो भी रकम होगी उसे मिलेगी। 400 पीस के लिए उसे मिल सकते हैं, मुझे लगता है 400 के। तो हर महीने उसे 400 के मिलेंगे। वह उत्पाद बेच रहा है,
लेकिन रकम किस्तों के रूप में आ रही है। अगर कंपनी वित्तीय स्थिति का सामना करने की स्थिति में है, तो यह उनके लिए एक अच्छा सौदा है, क्योंकि वे अपने उत्पाद बेच सकते हैं, उनके पास निश्चित ग्राहक हैं, वे इसे बना सकते हैं। लेकिन केवल एक चीज है कि उन्हें भुगतानों को संभालना होगा। उन्हें किराए का भुगतान करने, कर्मचारियों को वेतन देने और उत्पाद बनाने और कच्चा माल खरीदने और बाकी सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से भुगतान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर विक्रेता की आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो यह उनके लिए अच्छा सौदा है, क्योंकि उनके पास खरीदने वाले ग्राहक हैं। और दूसरी बात, 100 पीस, उदाहरण के लिए, आपके गोदाम में रखने के लिए 2000 पीस, आपको एक बड़ी जगह की आवश्यकता होगी। आपको इसकी देखभाल के लिए गोदाम के लोगों और सुरक्षा की आवश्यकता होगी। यह सभी अतिरिक्त लागतें कम हो जाती हैं, ताकि अगर कंपनी हमारे समझौते में सहमत हो। हाँ, यह प्रत्येक पीस के लिए हमारी कीमत है, और मैं भंडारण लागत का ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं आपके 100 पीस अपने गोदाम में रखने जा रहा हूँ। मुझे अतिरिक्त जगह आवंटित करने की आवश्यकता है। अगर सौदा अच्छा है, तो कंपनी और विक्रेता इसके लिए तैयार हो सकते हैं, और वे दोनों वित्तीय चीजों का सामना करने की स्थिति में हैं, और कंपनी के पास इसे रखने के लिए पर्याप्त जगह है। अन्यथा, कुछ कंपनियां इस सौदे को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मुझे अपने गोदाम में 100 पीस क्यों रखने चाहिए? यह शायद 200 वर्ग फुट या 300 वर्ग फुट घेर रहा है, इसलिए मुझे हर महीने मुश्किल से 10 या 20 पीस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हर महीने 10 पीस या 20 पीस, तो फिर मैं इसे क्यों रखूं? तो इन सभी संयोजनों पर व्यापार द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें इसे लेने की आवश्यकता है। यह खरीद को स्वीकार करने के बारे में नहीं है। अगर खरीद टीम को पता है कि उप अनुबंध क्या है, खेप क्या है, मानक क्या है, तो निश्चित रूप से वे नकारात्मक या सकारात्मक पहलुओं को समझेंगे और निर्णय लेंगे। आइए इन दो खरीदों को भी आगे बढ़ाते हैं। आइए एक और प्रक्रिया देखें। ऐसा लग रहा है कि फॉन्ट छोटे हो रहे हैं। वैसे भी, मैं दो और समझाने जा रहा हूं, फिर हम कर सकते हैं। तो अब हम इंट्रा कंपनी या इंटर कंपनी या किसी भी इंटर कंपनी से संबंधित ट्रांसफर को देखने जा रहे हैं। तो हम इंटर या इंट्रा देखेंगे। मुख्य रूप से हम इंट्रा कंपनी एसटीओ के बारे में बात करेंगे। इंटर इंटर कंपनी वेंडर कस्टमर रिलेशन के लगभग बराबर देगी। ठीक है, तो कराधान सब कुछ वहां होगा। हम इंट्रा कंपनी एसटीओ के बारे में बात करेंगे। तो एक कंपनी को अधिकांश इंट्रा को कंपनी एसटीओ का उपयोग नहीं करना चाहिए, और उन हिस्सों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ, इंट्रा कंपनी एसटी। तो यहाँ ऊर् देश से देश में कानूनी चीजें भूमिका निभाएंगी, और ऊर् विभिन्न अन्य पैरामीटर भी भूमिका निभाएंगे। लाभ और पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करने से पहले, हम देखेंगे कि वास्तव में प्रक्रिया क्या है। पहले स्टोर। ठीक है, यहाँ विक्रेता शामिल नहीं होंगे। यहाँ हमारे पास दो पक्ष होंगे। एक है रिसीविंग प्लांट और सप्लाई प्लांट। रिसीविंग प्लांट और सप्लाई प्लांट, हमारे पास दो पक्ष हैं, और रिसीविंग प्लांट स्टोर बनाएगा। हम ऑर्डर स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर कहते हैं, और आप उन्हें स्टोर भेजेंगे। फिर वे स्टोर को आउटबाउंड डिलीवरी में बदल देंगे। तो आउटबाउंड डिलीवरी के बाद उनके पास EWM या WM होता है, जो कि सिस्टम के हिसाब से होता है। वे पिकिंग और लोडिंग करते हैं।
फिर शिपिंग पर शिपिंग हो जाती है, यह माल की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो अधिकतर चालान रसीद इंट्रा कंपनी में नहीं होगी, लेकिन अगर वे किसी भी तरह का फ्रेट या कोई भी विविध शुल्क लेते हैं तो वे वॉयस करेंगे। तो यहाँ किस तरह का लाभ है? क्या हुआ? व्यवसाय को एक संयंत्र के लिए एक बड़ा सौदा मिला जो विक्रेता के स्थान के पास है और विक्रेता और प्राप्त करने वाला संयंत्र एक ही स्थान पर है। भारत में एक लेते हैं। मुंबई में आपके विक्रेता की एक बड़ी विनिर्माण कंपनी है जो मुफ्त शिपिंग और कुछ अन्य लाभ, छूट, ये सभी चीजें प्रदान कर सकती है। यदि आप मुंबई के साथ सौदा करते हैं, क्योंकि वे परिवहन नहीं करते हैं, तो उनके पास अलग अलग गणनाएं और नियम और शर्तें हैं। यदि वे बेंगलुरु को बेचते हैं या यदि वे हैदराबाद को कुछ भी बेचते हैं, तो फिर आप मुंबई संयंत्र के साथ सौदा करते हैं, तो आप ये खरीदेंगे कि यह आपूर्ति करने वाला संयंत्र है, यह मुंबई में है। तो उदाहरण के लिए वे खरीदेंगे, वे एक समझौता करेंगे, मान लीजिए 10,000 पीस का सौदा। लेकिन मुंबई प्लांट वे इसे यहाँ प्राप्त करते हैं। क्या हुआ? वे जानते हैं कि केवल मुंबई प्लांट 10,000 पीस का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हें बेहतर डील मिल रही है और अन्य पैरामीटर, सब कुछ, यह उसकी तुलना में एक बेहतर डील है। पहले वे खरीदते हैं, बाद में हम मुंबई से बेंगलुरु प्लांट और मुंबई से विशाख प्लांट के बीच ट्रांसफर करने के लिए इंट्रा कंपनी हो का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय कराधान और सब कुछ हमें ठीक से जांचने की आवश्यकता है। आमतौर पर जब आप बीच में ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो सभी एक ही कंपनी कोड के तहत होते हैं, है ना? एक ही कंपनी कोड, इसलिए इसे बिक्री की तरह नहीं माना जाएगा क्योंकि इसे इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कहा जाता है, ताकि आप एक ही कंपनी कोड के तहत अपने दो प्लान के बीच ट्रांसफर कर रहे हो, जिसके लिए आपने पहले ही इनपुट टैक्स और एक खरीद प्लांट के रूप में पंजीकरण का भुगतान कर दिया है। संबंधित दिशानिर्देश और कर, सब कुछ आप भुगतान कर रहे हैं, तो आप कम लागत के साथ दो प्लान के बीच ट्रांसफर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि विशाखापट्टनम रिसीविंग प्लांट विशाखापट्टनम में है और सप्लाई प्लांट मुंबई में है। यदि आप मानक खरीद के साथ समान सामग्री खरीदते हैं, तो मान लीजिए 100 पीस। यदि इसम किसी विक्रेता से खरीद रहा है, या तो मुंबई का विक्रेता या कोई अन्य विक्रेता, तो वे खर्च कर सकते हैं। वो, आइए एक उदाहरण लेते हैं, उसे खरीदने के लिए वे 150,000 खर्च कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ आपको 120 के का सौदा मिल रहा है और फ्रेट को ट्रांसफर करने के लिए हर चीज में 10 के और हो सकता है, कुल 130 के, तो आप 20 के बचा रहे हैं। इसलिए यदि आपको इस तरह का सौदा मिलता है, तो आप अभी भी इस इंट्रा कंपनी स्टोर पर विचार कर सकते हैं। एक संयंत्र विक्रेता से पूरी तरह से खरीदेगा और प्राप्त करेगा, और बाद में अन्य शाखाओं या अन्य संयंत्रों की आवश्यकता के आधार पर यह मुख्य संयंत्र स्थानांतरण करता रहेगा। आपके पास एमआरपी हो सकता है और वो आपूर्ति संयंत्र से खरीद के लिए स्वचालित रूप से स्टॉक परिवहन अधिग्रहण बनाया जा सकता है, जहां आप अपने आपूर्ति संयंत्र को मुख्य स्रोत के रूप में रखते हैं। बेशक, लेकिन अन्य विश्नम और सभी नहीं। वियतनाम और कुछ देशों जैसे कुछ देशों में आपके पास एक खरीद योजना के रूप में पंजीकरण होता है। इसलिए यदि आपके पास 2-3 संयंत्र हैं, तो आपको करों और सभी का भुगतान करने के लिए प्रत्येक संयंत्र को खरीद योजना के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। एक संयंत्र मुख्य है और शेष संयंत्रों को आप अपनी इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ प्रकार के कर भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन यह आपकी नियमित खरीद उन संबंधित से अधिक नहीं होगा जहां आप खरीद सही तरीके से कर रहे हैं। इंट्रा ट्रांसफर शून्य कर हो सकता है या फिर खरीद इनपुट कर से कम कर हो सकता है। इस तरह से एक कंपनी को यह तय करना होता है कि उन्हें किस तरह की खरीद प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हम आखिरी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आखिरी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब आकार बढ़ाते हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे लिखे को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम भी इस डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं और इसकी आदत हो रही है।
मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे हैं और हम निश्चित रूप से स्पष्टता बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, मानक खरीद थोड़ी छोटी हो गई है। ठीक है, हमने इसे बना लिया। ठीक है, अब हम अगली खरीद देखेंगे जिसे थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट कहते हैं। थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट। तो पहले मैं आपको प्रोसेस स्टेप्स बताऊंगा, फिर बाद में हम तय करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं या आमतौर पर इन्हें कैसे कंपोज किया जाता है। यहाँ 3 पक्ष शामिल होंगे। एक वह कंपनी है जिसके लिए हम SAP लागू कर रहे हैं। दूसरा वह ग्राहक है जो आपसे उत्पाद खरीद रहा है और वह विक्रेता जो उत्पाद बेच रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले ग्राहक आपके लिए एक सेल ऑर्डर बनाता है, जैसे ग्राहक आपके लिए एक पी बनाता है, लेकिन ये हमारे लिए एक सेल ऑर्डर होगा। सबसे पहले हमें थर्ड पार्टी सेल ऑर्डर बनाना होगा। जैसे ही आप थर्ड पार्टी सेल ऑर्डर कहते हैं तो यह अपने आप पीआर बना देगा। वही थर्ड पार्टी पीआर फिर यह उसे पीओ में बदल देगा। थर्ड पार्टी पीओ, ये पीओ विक्रेता को भेजा जाएगा। विक्रेता उत्पाद बनाएगा और फिर वह शिपिंग, पैकिंग, शिपिंग सब कुछ करेगा और वह सीधे ग्राहक को सामान भेजेगा। तो ग्राहक जीआर करेगा क्योंकि उसे माल मिल गया है, फिर वह हमारी कंपनी को इनवॉइस भेजेगा। तो हमारी कंपनी 100 के साथ या तो कुछ प्रक्रियाओं की डिलीवरी करती है जिसे हम चरणों को कम करने के लिए करते हैं। हम डिलीवरी प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर PZI करना होगा और उनके इनवॉइस की बिलिंग हमारी बिलिंग होगी। ठीक है, यह संबंध विक्रेता के अनुसार पीओ शिपमेंट में पूरा होता है। एक बार माल यहां पहुंच जाने के बाद वह तीसरे पक्ष के पीओ के विरुद्ध सीआर करेगा, फिर विक्रेता के बीच तीसरे पक्ष को आ करेगा और फिर भुगतान करेगा। तो विक्रेता को भुगतान आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक चक्र और एक और चक्र। तो यहाँ क्या लाभ है और एक कंपनी को इस तरह की खरीद प्रक्रिया क्यों अपनानी चाहिए? मुख्य लाभ के अनुसार आप एक उत्पाद खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए कंपनी भुगतान और सभी के बीच खरीद रही है, मान लीजिए 2000 रुपये। यह विक्रेता और इस व्यक्ति के बीच तय कीमत है, लेकिन यहाँ ग्राहकों के लिए है, क्योंकि अगर आपको शक हो कि जब हम इसे ले रहे हैं, ठीक है, आप 2500 रुपये की कीमत पर सहमत हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई विक्रेता 2000 रुपये दे रहा है, तो यह ग्राहक सीधे विक्रेता से क्यों नहीं खरीद सकता? तो आप इसे सही समझ सकते हैं। पहली बात यह होगी कि इस कंपनी और विक्रेता के बीच एक लंबा रिश्ता है और वे भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। हो सकता है कि हर महीने वे 1 मिलियन उत्पाद खरीदते हों। इस ग्राहक को मुश्किल से 20,000 या 30,000 की जरूरत है। वही ग्राहक अगर वह विक्रेता के पास जाता है और हर साल 20,000 पीस खरीदना चाहता है, तो वह 28 या 26 या 25 का सौदा कर सकता है, जो भी हो। इस तरह की कीमत वह 2000 रुपये नहीं देगा। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आपको किस तरह के फायदे हैं? उदाहरण के लिए यहाँ वे 1 मिलियन खरीद रहे हैं, तो ये कंपनी और विक्रेता शिपिंग मुफ्त दे सकते हैं, या फिर परिवहन के लिहाज से उनके पास बड़े लेन देन के कारण एक बड़ी डील है। आप 20,000 रुपये ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त शिपिंग लागत खर्च करनी होगी।
तो कुल मिलाकर आपको विक्रेता और ग्राहक के बीच 2,800 रुपये या कुछ मिल सकता है। यदि वे वास्तव में सौदे के लिए संपर्क करते हैं तो शायद 2,800 रुपये हो सकते हैं। फिर निश्चित रूप से वे उस कंपनी के पास जाएंगे जो हमारी कंपनी द्वारा दिए जा रहे 2,500 रुपये से बेहतर कीमत दे रही है, इसलिए वे उस सौदे के लिए जाएंगे। हम 2,500 रुपये में कैसे प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हम 2,000 रुपये में विविध प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप इसे प्रत्येक पीस के लिए 100 रुपये अतिरिक्त लागत, जनशक्ति और अन्य आंतरिक खर्चों के साथ लेते हैं तो भी हमें 400 रुपये बेहतर सौदा मिल रहा है। तो तीसरे पक्ष की खरीद में आप अपनी कंपनी और ग्राहक के बीच अतिरिक्त मार्जिन रख सकते हैं। हम इसे बना सकते हैं और उत्पाद सीधे ग्राहक के स्थान पर जाएगा ताकि शिपिंग लागत भी हम इसे बचाने जा रहे हैं। मैं हर साल 1 मिलियन के उत्पाद का ऑर्डर देता हूं, लेकिन मैं अलग अलग ग्राहकों के पते देता हूं। इस ग्राहक को आप 2,000 भेजते हैं, इस ग्राहक को आप 5,000 भेजते हैं, इस ग्राहक को आप 8,000 भेजते हैं। मैं इस विक्रेता को अलग अलग थर्ड पार्टी ऑर्डर देता हूं ताकि विक्रेता ग्राहक को शिपिंग करता रहे और ग्राहक मुझे सूचित करेगा कि माल कब आ रहा है। तो ये फायदे हैं। तो एक कंपनी को ऐसा क्यों करना चाहिए? चुनौतियों के लिहाज से देखें तो विक्रेता ग्राहक को 100 पीस भेज रहा है। कभी कभी ग्राहक कह सकता है कि मुझे 19 पीस मिले या फिर मुझे 2 पीस खराब मिले। इसलिए भरोसा भी बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह के मामले अक्सर हो रहे हैं तो वॉल्यूम के आधार पर शायद एक कंपनी ग्राहक के स्थान पर एक प्रतिनिधि रख सकती है, शायद हफ्ते में 2 बार या हर दिन 3 घंटे के लिए। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वे कस्टमर लोकेशन पर एक प्रतिनिधि को रख सकते हैं क्योंकि कस्टमर ज्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है और इस एक व्यक्ति का रेवेन्यू या एक व्यक्ति का खर्चा कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन यह पारदर्शी है। मैं जमीनी स्तर के मुद्दों की बात कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसलिए उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपके या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा मिलता है तो रिसीविंग के दौरान हैंडलिंग का तरीका अलग हो सकता है या फिर किसी भी तरह की पारदर्शिता की समस्या हो सकती है और इस तरह की व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सभी को हैंडल किया जाना चाहिए क्योंकि कोई न कोई यह बता रहा है। अगर वे कहते हैं हाँ हमें 2 डैमेज प्रोडक्ट मिले हैं तो आपको उस पर भरोसा करना होगा या आपको जाकर उसे वेरीफाई करना होगा। तो आप किस तरह का समझौता कर रहे हैं? और साथ ही यह एक संवेदनशील मामला है। साथ ही कस्टमर पर भरोसा करें। कहें कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा कि 2 पीस खराब हो गए हैं इसलिए आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको भावनात्मक बातों में नहीं आना चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें यह जांचने की आवश्यकता है, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई नुकसान हो रहा है और हम निरीक्षण और पुष्टि करते हैं तो ही हम उत्पाद या क्रेडिट मेमो को बदलने के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि वित्तीय रूप से कुछ भी हम उससे कैसे निपटना चाहते हैं। इसलिए जब आप इस तीसरे पक्ष और इंट्रा कंपनी के लिए जा रहे हो तो इस तरह की चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि आपकी कंपनियों को ऐसा क्यों करना चाहिए और यदि वे एक कंपनी के लिए खरीद करते हैं और शेष स्थानों पर आप वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई लाभ है तो वे उसके लिए कर सकते हैं, अन्यथा वे प्रत्येक विक्रेता को स्थानीय विक्रेता से खरीद सकते हैं और इन आंतरिक हस्तांतरणों को कम किया जा सकता है। खरीद के संबंध में मैंने आपको बताया कि यहाँ किस तरह के व्यावसायिक लाभ उपलब्ध हैं और विक्रेता को भुगतान में देरी या किस्त भुगतान का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए। और उप अनुबंध खरीद, यह एक लोकप्रिय है। 3 पक्ष शामिल हो रहे हैं और कंपनी को इससे क्या लाभ मिलने जा रहा है। और अगर आप अपने वेंडर से सीधे आपके सब कॉन्ट्रैक्टर को कंपोनेंट मुहैया कराने को कहते हैं तो आपका रेवेन्यू यानी आपकी बचत वेंडर से मिलने वाले रिसीव की तुलना में ज्यादा होगी। और कुछ वेयरहाउस ऑपरेटर 2-3 ऑपरेटर अनलोडिंग करते हैं और उसे वेयरहाउस में रखते हैं और वेयरहाउस कीपर सब उस पर कुछ मेहनत करेंगे और 2 दिन बाद आप अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को कंपोनेंट जारी करेंगे और इस मामले में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि आपके सब कॉन्ट्रैक्टर को सीधे शिपमेंट करना बेहतर है या आप इससे कैसे निपट सकते हैं। तो ये मुख्य खरीद प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम अपनी साफ खरीद प्रक्रिया में शामिल करते हैं और क्या लाभ है। तो हमने इस सत्र में इन सभी बातों पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सत्र में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपके पास किसी भी तरह का इनपुट या अतिरिक्त चीजें हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो बेझिझक बात करें और उसे एक टिप्पणी के रूप में लिखें और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए अपनी बहुमूल्य रेटिंग दें। और एक कलात्मक तालियां और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आपकी रेटिंग और टिप्पणियां हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। देखने के लिए फिर से धन्यवाद। हम एक और संकल्पना के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। Made for the confident, resilient champions. The Milo Singapore recipe, made just for Singapore.
everybody, now I'm going to show you our Prestige Collection 4-bedroom DP1, 1,800.